उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले कुछ समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। देश की दोनों बड़ी पार्टी जिन्होंने 24 साल तक इस राज्य पर राज किया है, उनके जाने का नंबर या कहें कि विदाई का समय आता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए मैदान में नए खिलाड़ी की एंट्री लगभग तय हो चुकी है। कुल मिलाकर आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव इस प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है, या ये कहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से प्रदेश की दो बड़ी और मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली दरबार के आदेश के इशारे के बगैर काम नहीं करती, उससे प्रदेश के स्थानीय मुद्दों की गूंज थोड़ा कम हो जाती है। यही कारण है कि प्रदेश का एक बड़ा वर्ग उत्तराखंड प्रदेश में तीसरे विकल्प का हमेशा हिमायती रहा है। हालांकि यूकेडी के रूप में उत्तराखंड के पास राज्य बनते समय ऐसा विकल्प था, जिसका जन्म इस प्रदेश के आंदोलन की लड़ाई पर ही हुआ था। जिस समय प्रदेश में पहला चुनाव हुआ था, उस समय यूकेडी इस प्रदेश में मजबूत पकड़ रखती थी। इतनी तक उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रदेश के पहले ही चुनाव में यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल दोनों राष्ट्रीय दलों को पछाड़ सकती है और सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन यूकेडी ने पहला ही चुनाव लड़ा नहीं। हालांकि उसके बाद हुए चुनावों में भी पार्टी को उत्तराखंड के लोगों ने कई सीटों पर जीत दिलाई, लेकिन आपसी मतभेद और महत्वाकांक्षा के चलते यूकेडी धीरे धीरे प्रदेश में शून्य होती चली गई और बीजेपी कांग्रेस प्रदेश में बारी बारी से राज करने लगी। हालांकि राजनीति के अंधेरे में विलुप्त प्रजाति के तौर पर देखे जाने वाली यूकेडी अब कुछ युवा चेहरों के साथ फिर से खड़े होने की कोशिश में है। यूकेडी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई तीसरा विकल्प न होने के चलते प्रदेश की जनता को इन्हीं भाजपा या कांग्रेस में से ही किसी एक को चुनाव के दौरान चुनना पड़ता है। प्रदेश की जनता एक दल से नाराज होती है तो दूसरे को सत्ता सौंप देती है। दोनों दलों को समझ में आने लगा है कि जनता के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो भी निश्चिंत हैं। लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ जल्द अब इस सूखे को खत्म करता दिखाई दे रहा है। टिहरी लोकसभा चुनाव में बॉबी पवार को मिले जन समर्थन से उत्साहित बेरोजगार संघ अब पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। टीम बॉबी पवार की जगह जगह लोगों से मुलाकात, समस्याओं की जानकारी, ये सब एहसास करवाती है कि उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार इस प्रदेश में किसी बड़ी तैयारी में हैं, जिससे दोनों बड़े दलों की पेशानी पर बल पड़ना शुरू हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर बेरोजगारों ने ताकत दिखानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बेरोजगार संघ जल्द अपनी ही एक नई पार्टी की घोषणा कर सकता है, जिसकी सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। हालांकि इसका अभी कोई औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन जल्द इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रदेश को एक नया और मजबूत विकल्प मिल सकता है। जिस तरह से बेरोजगार संघ ने बेरोजगारी के साथ ही अन्य स्थानीय मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगार संघ प्रदेश के किसी ज्वलंत मुद्दे पर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करता दिखाई दे। माना जा रहा है कि बेरोजगार संघ 2027 में इस प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर सभी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कई युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। चेहरों खोजने की बात है तो चेहरे ऐसे नहीं खोजे जाते हैं कि भाई हमने किसी को बोल दिया आप लड़ोगे, ये है। चेहरे खोजे जाएंगे संघर्ष के आधार पर, चेहरे खोजे जाएंगे उनके बैकग्राउंड के आधार पर कि क्या बैकग्राउंड रहा है, कितना संघर्ष रहा है, कितना इस समाज के लिए समर्पित रहा है। तो उन लोगों को आगे अगर कोई आएंगे ऐसे लोग, तो उनके लिए हम भी समर्पित हैं और उनको आगे लाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बात दूसरी है कि ठीक है 27 है, जो भी होगा जैसा भी होगा वह समय के साथ हो जाएगा, पर उससे पहले निकाय है, पंचायत है। हम तो चाहते हैं कि अगर इन लोगों ने हमारे युवाओं की नौकरियों को खाया है, तो जिन पदों पर रहकर ये आज राज कर रहे हैं, जिन पदों पर रहकर इन्होंने प्रदेश को खाया है, तो उन भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक और तरीका है कि जिस पद पर कोई भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, उस पद पर हमारा ईमानदार व्यक्ति अगर बैठेगा, वो निकाय के आधार पर हो या पंचायत के स्तर पर हो या आप विधानसभा स्तर पर हो या लोकसभा स्तर पर हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने का एक और तरीका भी है, जिसकी ओर हमारे टीम प्रदेश की जो चिंता करने वाले लोग हैं वो अग्रसर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी पवार लोकसभा चुनाव की वोटिंग के फैसले का इंतजार किए बिना पूरे प्रदेश का भ्रमण करने में लगे हुए हैं। कई सुझाव ले रहे हैं, जिसके आधार पर ही आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से बॉबी पवार कई मुद्दों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बेरोजगार संघ का सफर अभी बहुत आगे तक चलने वाला है।
बॉबी ने जिस तरह उत्तराखंड प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती संपत्ति को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही उनको दिल्ली के द्वारा थोपा हुआ हारा हुआ मुख्यमंत्री कहा है, क्योंकि उनकी खुद की विधानसभा ने ही उनको नकार दिया है। बॉबी का कहना है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली से ही चलता है। जब तक इस प्रदेश में ही नीति नहीं होगी, तब तक इस प्रदेश में विकास संभव नहीं है। अपने कड़े शाब्दिक प्रहार से बॉबी ने ये तो साफ कर दिया है कि बॉबी किसी भी मुद्दे पर अब चुप रहने वाले हैं नहीं। अगर 3 महीने में संपत्ति 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाती है तो ऐसी कौन सी मशीनरी है या ऐसा कौन सा अलग से पैकेज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आ रहा है कि इतनी संपत्ति बढ़ जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे ऊपर मुख्यमंत्री को थोपा गया है। अगर हारे हुए एक चेहरे को दिल्ली वालों ने थोपा है तो वो कैसे उत्तराखंड का भला कर सकते हैं। वो तो एक रिमोट कंट्रोल है, जो रिमोट दिल्ली से चलेगा वो चलता रहेगा। जब तक इस प्रदेश के भीतर खुद यहीं जो डिसीजन मेकर जो होगा इस प्रदेश के भीतर, वो जब तक उन लोगों के हाथों में सत्ता नहीं आएगी या जब तक जो इस प्रदेश हित में जो नीतियाँ जो नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि दिल्ली से संचालित होने वाला ये प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता। बॉबी पवार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदेश में चर्चाओं में आए थे। उस मुद्दे को वो न केवल आज भी उठा रहे हैं, बल्कि अब उसका दायरा भी उन्होंने काफी हद तक बड़ा कर दिया है। पहले सिर्फ पेपर लीक जैसे मुद्दों पर वो सरकार पर हमलावर रहते थे, लेकिन अब वो बड़े स्तर पर भी स्थानीयों के बेरोजगार होने सहित राजस्व नुकसान को लेकर भी मुखर हो चुके हैं। बॉबी का दावा है कि खनन का भी काम यहां गुजरात की एक निजी कंपनी को दिया गया है। इतना ही नहीं, वो कंपनी मजदूर भी गुजरात से लाकर यहां पर काम कर रही है, जबकि ये काम राजस्व विभाग को करना था। मतलब साफ है कि बेरोजगारों के साथ ही अब बॉबी ने मजदूरी करने वाली पब्लिक को भी अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। साथ ही गुजरात लॉबी पर हमलावर होकर पहाड़ की आम जनता को भी सजग करने की कोशिश उन्होंने आरंभ कर दी है। खनन जो चलता था वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही चलाया जाता था। स्थानीय मजदूर भी उसमें जुड़ा हुआ था, स्थानीय ठेकेदार भी उसमें जुड़ा हुआ था, स्थानीय ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉली या मशीनें जो भी लगती थी वो जुड़े हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के खनन को बेचना, कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के अधिकारों को सीमित करना या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर इस खनन को रखना, ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेलियर है इस प्रदेश को संचालित करने में। तो मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, और मैं विकास नगर का दौरा भी करके आया हूं और वहां पर जो मजदूर है वो भी हैदराबाद से आ रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि जो गरीब तबका जो खनन से जुड़ा हुआ था, जो बेलचा लगा रहा था, जो वहां पर ट्रैक्टर भर रहा था, ट्रॉली भर रहा था, उनके रोजगार को भी खा गए। और ऐसे रोजगार प्रदेश में वो गोला पार से लेकर वहाँ की जो समिति जो संघर्ष कर रही है, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। तमाम प्रकार की जो चीज़ें यहाँ के रोजगार पर कुठाराघात करने जैसी है, यहाँ के प्रदेश को पीछे धकेलने जैसी है। युवाओं के मुद्दे पर किसी भी परेशानी में पीछे नहीं हटने वाले बॉबी इस प्रदेश के हजारों युवाओं की आवाज बन गए हैं। इस कारण इस प्रदेश के युवाओं का भरपूर समर्थन उनको मिल भी रहा है। इतना कहा जा सकता है कि प्रदेश की 70 विधानसभाओं में बॉबी पवार से जुड़े युवा बड़ी तादाद में हैं। जिस तरह से टिहरी लोकसभा चुनाव में युवाओं की सटीक रणनीति ने बॉबी को 2 बड़े दलों के समकक्ष खड़ा कर दिया, या ये भी कह सकते हैं कि तमाम चीजों के अभाव के बावजूद 2 संपन्न और पुराने राष्ट्रीय दलों की नींद लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उड़ा कर रख दी। वैसा ही नज़ारा 2027 में भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर कुछ सीटों पर जहां बेरोजगार संघ ने मजबूत पकड़ बनाई है। अगर वो पहली बार कुछ सीट जीतकर भी आ जाते हैं तो भी उनकी ये शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद युवाओं के मुद्दों पर उत्तराखंड के विधानसभा के अंदर बेरोजगार युवाओं की भी आवाज गूंजती सुनाई दे सकती है। नई पार्टी का गठन अगर बेरोजगार संघ करता है तो उन चर्चाओं को भी विराम लग जाएगा, जिसमें कई बार ये कहा जाता है कि बॉबी फाइनली किसी राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। बल्कि नई पार्टी का गठन अगर होता है तो इसका मतलब हुआ बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबतों में जाहिर तौर पर इजाफा होगा। इस प्रदेश में आज के वर्तमान समय में जितनी संख्या में मतदान होता है, लगभग उतनी ही संख्या में लोग मतदान करने जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों दल एक जैसे ही हैं और दोनों ही दलों से इस प्रदेश की बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती।
तीसरा विकल्प कोई है नहीं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग वोट देना भी उचित समझते नहीं हैं। ऐसे में एक नए विकल्प बनने के बाद उन लोगों में भी उम्मीद जाग सकती है जो वोटिंग के दिन घर से निकलते नहीं हैं। ऐसे में अगर बेरोजगार संघ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ा और वोटिंग के दिन वोट न देने वाले निराश लोगों को जो दोनों पार्टियों से नाराज हैं उनको विश्वास में ले आने में कामयाब हुआ तो मानकर चलिए इस चुनाव में बेरोजगार संघ कई दिग्गजों को जमीन चटा सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा नाराज और निराश लोगों की संख्या बहुत अधिक है। कुल मिलाकर आने वाला समय राजनीतिक नजरिए से इस प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। युवाओं के सक्रिय राजनीति में आने से पिछले कुछ दशकों से एक ढर्रे पर चल रही उत्तराखंड की सियासत में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। युवाओं का नया नजरिया इस प्रदेश के लोगों की विचारधारा को भी बदलने का काम कर सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश माना जाता है, मगर अफसोस ये है कि इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ही उत्तराखंड के युवाओं की मांग आज तक सुन नहीं पाए हैं। फिर चाहे वो धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो या फिर मौके पर जाकर युवाओं से मिलना हो, जहां वो 1 साल से भी अधिक समय से बैठे हैं, और उस पर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बयान जिसमें वो खुद सीबीआई जांच के ढीलेपन को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन चुके हों। वैसे अगर समय से युवाओं की सीबीआई जांच की मांग पूरी हो जाती तो शायद आज युवा इस तरह से सत्ता को चुनौती देते नहीं, क्योंकि बेरोजगार संघ में सबसे ज्यादा वही युवा हैं जो सिर्फ पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन युवा मुख्यमंत्री को शायद उनकी बात सुनने का समय ही नहीं मिला, और आज वही युवा उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं, सामने डटे हैं। वैसे इस देश में कई उदाहरण ऐसे सामने देखने को मिले हैं जब युवाओं की अनदेखी सत्ता बदलाव का कारण बनी है। 2027 में भी कुछ इसी तरह का बदलाव इतिहास को न दोहरा दे। युवा सामने हैं, संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।